नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 शहर 5 बड़ी खबर। आपके साथ मैं हूं बबीता। तो आज 5 शहर 5 बड़ी खबर में सबसे पहले श्रद्धा मर्डर केस के बारे में बात करेंगे। तो आज श्रद्धा मर्डर केस की जिसमें आफताब वाकर का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। फिर बात करेंगे यूपी में लागू हो रहे कमिश्नरेट सिस्टम की, जिसको हरी झंडी मिल गई है। इसके बाद उत्तराखंड की बात करेंगे, जहां पूर्व विधायकों का आयोजन किया गया है। तो फिर आपको दिल्ली की शराब नीति पर नया अपडेट भी बताएंगे। और आखिर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के बड़े फैसले के बारे में हम आपको बताएंगे, जो अब सुर्खियों में बने हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी खबर से। तो दिल्ली से एक खबर आ रही है, जहां पर श्रद्धा वालकर मर्डर केस में आरोपी आफताब के अब तक हुए पॉलीग्राफ टेस्ट में ऐसी कई बातें सामने आ चुकी है जो काफी चौंकाने वाली है। तो पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस बार आफताब ने ये मान लिया है कि उसने श्रद्धा के कत्ल से पहले बॉलीवुड फिल्म दृश्यम भी देखी थी। उसे पार्ट 2 देखने का भी इंतजार था। तो एफएसएल सूत्रों के मुताबिक दृश्यम देखकर ही वो मर्डर के बाद एक कहानी गढ़ने की फिराक में था। तो आफताब ने प्लानिंग कर मर्डर किया था और फिर श्रद्धा के दोस्तों, परिवार वालों से लगातार बात कर ऐसे सबूत बनाता रहा जिससे बाद में वो निर्दोष साबित होने में उसे भी आसानी हो जाए। तो आफताब इसी प्लान की वजह से लगातार श्रद्धा के दोस्तों से फोन और सोशल मीडिया पर बातचीत कर रहा था और दिखा रहा था कि वो उसे छोड़कर चली गई है। तो पुलिस सूत्रों की माने तो इसके मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट पहले दिन जब एफएसएल के एक्सपर्ट के सामने आफताब ने दृश्यम फिल्म का जिक्र किया था, तो एक्सपर्ट्स ने आफताब से पूछा था कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मूवी देख चुके हो तो तुम्हें मूवी देखने से बच सकते हो। तो इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो आफताब से फिर पूछा गया कि क्या तुमने दृश्यम फिल्म देखकर साजिश की थी। तो इसके जवाब में आफताब ने कहा था कि हाँ, दृश्यम देखी और अब तो दृश्यम पार्ट 2 में अभी आ गई है, तो उसी का इंतजार मैं कर रहा था। तो साजिश, सुराग और सबूत, श्रद्धा के लाश के सभी टुकड़े। तो श्रद्धा का सर, तो क्या क्या सुराग मिले हैं, लाश के टुकड़े करने वाली आरी मिली है, तो साथ ही श्रद्धा के कपड़े भी मिले हैं। तो श्रद्धा का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। शिवम, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट कल भी हुआ था और आज भी होना था, तो किस तरह से पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हुआ और कितने सेशन चले हैं इसके और क्या कुछ खुलासा हुआ है अब तक? देखिए बता, दिल्ली की रोहिणी स्थित एफएसएल की लैब में पॉलीग्राफी टेस्ट आरोपी आफताब का करवाया गया। डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद थी, मनोवैज्ञानिक मौजूद थे, पुलिस वहां मौजूद थी। और पॉलीग्राफी टेस्ट में जो सामने निकल कर आया है उसमें डॉक्टर्स का कहना है कि आफताब अभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। उसे जब सवाल जवाब पुलिस की टीम कर रही थी, दिल्ली पुलिस की टीम जब सवाल जवाब उससे आफताब से कर रही थी, तो वो बार बार छींक रहा था, उसे खांसी आ रही थी। तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक तो नहीं है, लेकिन हाँ, पॉलीग्राफी के लिहाज से उसकी जो बॉडी है वो फिट है। इसमें एक नया एंगल सामने ये आया है बबीता कि आरोपी से जब सवाल पूछा गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्या दृश्यम फिल्म से आपने सीखा जो कत्ल किया आपने श्रद्धा का, तो आफताब ने जवाब दिया, हाँ, मैंने दृश्यम फिल्म से सीखा कि किस तरह से टुकड़े टुकड़े करके लाश को ठिकाने लगाना है। बबीता, आरोपी आफताब ने यह भी कहा कि उसे दृश्यम 2 का इंतजार है, जो कि अब रिलीज हो गई है। यानी कि पुलिस जो सवाल कर रही है आरोपी आफताब से, उसके जवाब को कभी भी हाँ में देता है, कभी ना में देता है। हालांकि जरूरी नहीं कि उसने दृश्यम से ही सीखा हो सकता है वो पुलिस को गुमराह करने के लिए ये सब कर रहा हो, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कितना शातिर वो आरोपी है कि उसने किस तरह से श्रद्धा का मर्डर किया 18 मई को, और उसने टुकड़ों को ठिकाने लगाया, कहाँ कहाँ फेंका। जब से आफताब से पूछताछ हो रही है बबीता, तब से ही लगातार वो पुलिस को कंफ्यूज करता आया है। और ये बात उसने कही है कि उसने दृश्यम से सीखा कत्ल करने का, कैसे कत्ल करना है। इस बात पे 100% भरोसा नहीं करना चाहिए दिल्ली पुलिस को भी, और दिल्ली पुलिस भी इस पर भरोसा नहीं कर रही, क्योंकि लगातार आरोपी
पुलिस को कंफ्यूज करता है। बिल्कुल शिवम, और क्योंकि जिस तरह से वो गुमराह करता जा रहा है और एक के बाद एक कड़ियां भी इसमें जुड़ती जा रही है, क्योंकि ड्रग्स एंगल्स पे आ गया। उसके बाद उसने बोला कि कई ठिकाने हैं, अलग अलग ठिकाने में पुलिस को बता रहा हूं, पुलिस लगातार उन ठिकानों में जा रही है। फिर वो वापस से अपना स्टेटमेंट चेंज कर देता, फिर वो अलग अलग ठिकाने बताता है। कहीं ना कहीं इसी बात की ओर इशारा कर रहा था दृश्यम मूवी। जिस तरह से हम लोगों ने दृश्यम मूवी देखी थी, जिस तरह से उसमें सीन क्रिएट किए गए थे, उसी तरह से आफ्ताब भी एक तरह से पुलिस को गुमराह कर रहा था। वहीं पर शिवम आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि पॉलीग्राफ जब टेस्ट हुआ तो कितने मनोवैज्ञानिकों की टीम वहां पर थी? देखिए, मनोवैज्ञानिकों की टीम वहां पर थी, पुलिस की टीम वहां थी, डॉक्टर्स की टीम वहां थी। और मनोवैज्ञानिकों को लगा, जब मनोवैज्ञानिकों ने, हमारे सूत्रों ने मनोवैज्ञानिक से बात की, तो मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें लग रहा था कि जो आरोपी आफ्ताब है वो श्रद्धा से नफरत करता था जी। वो श्रद्धा को घूमने फिरने का शौक था। जिस तरह से पॉलीग्राफी टेस्ट में आरोपी आफ्ताब से पूछताछ की गई बबीता, तो मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि श्रद्धा को घूमने फिरने का शौक था और इसीलिए आरोपी आफ्ताब नहीं चाहता था कि श्रद्धा घूमे, और इसी को लेकर उसे हिमाचल लेके गया आफ्ताब, इसी को लेकर उसे उत्तराखंड लेके गया। और इस चीज से उसे बेहद नफरत थी, जो आज की पॉलीग्राफी टेस्ट की जांच में सामने आया है बबीता। एक और अहम सुराग, 4 चाकू मिले हैं आफ्ताब के घर से, लेकिन क्या इन चाकुओं से ही काट के उसने श्रद्धा का कत्ल किया है? ये जब फॉरेंसिक में, चाकू फॉरेंसिक लैब में जब चाकू जाएंगे, इनकी जांच होगी, तब सामने आएगा। एक महत्वपूर्ण कड़ी और मिली है। आज दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक सूटकेस मिला है, उसमें एक शव बरामद हुआ है। तकरीबन 1 महीने पुरानी ये लाश बताई जा रही है। इस पूरे एंगल को भी, श्रद्धा के एंगल से भी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है बबीता। जी बिल्कुल शिवम, क्योंकि एक तरह से मनोवैज्ञानिकों की तरफ से ये भी कहा गया है कि चाहे आफ्ताब कोर्ट में ये कह रहा हो कि उसने गुस्से में ये सब किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अब जांच हो रही है, पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा है, उसमें ये संकेत मिल रहा है कि ये कत्ल हुआ है। देखिए, बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है, क्योंकि आरोपी आफ्ताब ने बबीता पहली मर्तबा में ही ये स्पष्ट कर दिया था, कोर्ट में भी उसने कह दिया था कि हाँ, उसने श्रद्धा को मारा है, मारने के बाद उसको टुकड़ों टुकड़ों में काटा है और उसके शरीर के अवशेषों को जंगलों में और इधर उधर फेंका है जी। लेकिन आफ्ताब शुरुआत से ही पुलिस को गुमराह करता रहा है। उसने श्रद्धा को क्यों मारा, इसके पीछे की वजह सामने नहीं आई है। आफ्ताब ड्रग एडिक्टेड था, आफ्ताब ड्रग लेता था, गांजा लेता था, सिगरेट पीता था, दारू पीता था। ये तमाम सारे खुलासे भी पुलिस की जांच में हुए हैं और पुलिस को शुरुआत से ही आफ्ताब गुमराह कर रहा है। लेकिन आफ्ताब क्या कह रहा है, आफ्ताब क्या नहीं कह रहा, वो विषय नहीं है श्रद्धा। पुलिस को आफ्ताब कंफ्यूज कर रहा है, पुलिस अहम बिल्कुल। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है उसके जरिए जो है पुलिस को क्या कुछ सबूत, अहम सबूत हाथ लगते हैं और क्या कुछ जांच में निकलता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं यूपी के 3 नए जिलों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर दिया गया है। तो सीएम योगी की मौजूदगी में कैबिनेट बैठक में से मंजूरी दे दी गई है। तो प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू कर दिया गया है। यूपी के 7 शहरों में यह प्रणाली लागू हो गई है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे। तो यूपी के 3 नए जिलों में पुलिस कमिश्नर जो है ये सिस्टम को लागू कर दिया गया है। तो सीएम योगी की मौजूदगी में कैबिनेट बैठक में से मंजूरी भी मिल गई है। तो वहीं प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद में भी पुलिस कमिश्नर अब सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा। तो अब यूपी के 7 शहरों में यह प्रणाली लागू हो गई है। तो यूपी के 4 जिलों में पहले से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर दिया गया था। कौन कौन से वो जिले हैं? तो लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी में यह प्रणाली पहले से ही शुरू कर दी गई थी। तो 13 जनवरी 2020 को पहले लखनऊ, नोएडा में यह प्रणाली लागू की गई थी। फिर उसके बाद लखनऊ सुजीत पांडे, नोएडा आलोक सिंह पुलिस कमिश्नर बनाए गए थे। उसके बाद 26 मार्च 2021 को दूसरे चरण में कानपुर, वाराणसी में यह प्रणाली लागू की गई, जिसमें कानपुर में विजय मीणा, वाराणसी सतीश गणेश पुलिस कमिश्नर बनाए गए थे। वहीं तीसरे चरण में 3 शहरों में यह प्रणाली अब लागू कर दी जाएगी। तो जिसमें पुलिस को चुस्त करने के लिए कुछ और अहम फैसले भी लिए जा रहे हैं। तो यूपी पुलिस के रिस्पांस टाइम गति बढ़ाने की कवायद में ये फैसले लिए गए हैं। आपको ये बता दें, तो पुलिस गाड़ियों की स्पीड बढ़ाने के लिए भी नए वाहनों की खरीदारी की जाएगी।
तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो प्रियम, आज 3 और नए शहरों को पुलिस कमिश्नर जो है सिस्टम लागू कर दिया जाएगा तीनों शहरों में। बिल्कुल बबीता, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। 2022 के चुनाव में भी हमने देखा कि कानून व्यवस्था को लेकर सभी राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आए। 2017 में ठीक इसी तरीके का नजारा था और 2012 के चुनाव में भी। तो इस बात को सरकार बहुत बखूबी समझती है और इसीलिए अगर आप देखें तो 2017 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी सरकार की जो महत्वाकांक्षा रही है वो ये रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को जो है वो बेहतर किया जाए। और उसी के लिए अगर आप देखें तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली सिस्टम है उसको लाया गया है। और उसी के चलते अगर आप देखें तो पहले 2 चरणों में इस पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को जो है वो लागू किया गया। सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में किया गया। वहां पे जो आंकड़े निकल कर आए और उसमें साफ तौर पर जो देखने को मिला कि क्राइम का जो रेशियो था वो कम हुआ और कानून पुलिसिंग जो व्यवस्था है वो बेहतर हुई। उसी के आधार पर दूसरे चरण में वाराणसी और कानपुर को शामिल किया गया, जहां पर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जो है उसको लागू किया गया। और अब तीसरे चरण में 3 और जिलों के नाम अब शामिल हो गए हैं, जिसमें प्रयागराज है, आगरा है और गाजियाबाद। ये तीनों वो जिले हैं जिनकी जनसंख्या 40 लाख से अधिक है, यानी कि बड़े शहर हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पे जो है वो रहते हैं। ऐसे में बेहतरीन पुलिसिंग की व्यवस्था उनको उपलब्ध हो, पुलिस का जो रिस्पांस टाइम है वो बहुत कम हो, उसको लगातार कम करने की कवायद जो है वो की जा रही है। उसके लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जो कहीं पर कुछ घटना होती है तो तुरंत पुलिस वहां पर पहुंचे। और इसी के लिए अगर देखें तो डायल जो 108 चल रही है उसको लगातार बेहतर करने की जो है वो कवायदें चल रही हैं। और अब इसी के बीच में अब इन 3 शहरों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो है वो लागू किया गया है ताकि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो बेहतर हो। और जिस तरीके से आंकड़े देखने को मिले हैं पहले चरणों में लखनऊ और नोएडा का हुआ था तो वहां पे जो एनसीआरबी के आंकड़े आए उसमें भी साफ तौर पर हमको देखने को मिला कि उसमें क्राइम के आंकड़ों में काफी कमी देखने को मिली थी। और उसी को ध्यान में रखते हुए 2 और शहरों में शुरू किया गया था, कानपुर और वाराणसी में। और अब इन चारों को जो विस्तृत इनकी रिपोर्ट की जो है वो देखी गई, उसकी समीक्षा की गई और उसमें पाया गया कि जो कमिश्नरेट सिस्टम जहां जहां लागू हुए इन 4 शहरों में वहां पे पुलिसिंग बेहतर हुई है। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर अब उसी के चलते इस बात को ध्यान में रखते हुए इन 3 और शहरों का नाम जो है वो अब इसमें शामिल किया गया है। बिल्कुल प्रियम, कहा यह भी जा रहा है कि कुंभ मेले को, आगामी कुंभ मेले को देखते हुए ये निर्णय भी लिया गया है। और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कैबिनेट जब आज बैठक हुई है किन किन प्रस्तावों पर और मोहर लगी है। देखिए आज जो सबसे अहम जो है वो ये पुलिसिंग के लिए था, जिसमें 3 शहरों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को मंजूरी मिली। इसके अलावा परिवहन विभाग के जो प्रस्ताव थे वो लाए गए। जल परिवहन के प्रस्तावों पर जो है वो मोहर लगी है और जल्दी माना जा रहा है कि उनमें भी जो है अब उसकी शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में जो यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको बेहतर यात्रा उपलब्ध कराई जाए, उसके लिए पीपीपी मॉडल पर जो उत्तर प्रदेश के बस स्टैंड हैं, जो बड़े शहरों के बस स्टैंड हैं जहां पर ज्यादा संख्या में लोग आते जाते हैं, उनको डेवलप किया जाएगा। वहां पर उनको सभी एयरपोर्ट की जैसी सुविधाएं मिलेंगी और एयरपोर्ट की तर्ज पर उन तो लगभग 16 प्रस्तावों पर आज मोहर लगी है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तराखंड के सभी पूर्व विधायकों ने मिलकर संगठन बनाया है। तो पूर्व विधायकों के संगठन में अभी 30 से 35 विधायक एकजुट हुए हैं, जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से मुलाकात भी की है। वहीं आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय और अपने अनुभवों के आधार पर विचार विमर्श करने के लिए पूर्व विधायकों ने अपना एक संगठन भी तैयार कर लिया है। तो सभी पूर्व विधायक जनवरी महीने में संगठन की रणनीति और आधिकारिक ढांचा तैयार करने के लिए बड़ा कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक लाखीराम जोशी को अध्यक्ष चुना गया है। तो पूर्व विधायक संगठन से जुड़े विधायकों का कहना है कि प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर पूर्व विधायक भी अपना योगदान देना चाहते हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा लाइव जुड़ रहे हैं। तो अभय, उत्तराखंड में पहली बार जो है पूर्व विधायकों का संगठन बना है। ये बबीता ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में एक और नई राजनीति की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। राजनीति में एक और ऐसा गुट यहाँ पर बनने जा रहा है जो आने वाले दिनों में क्या स्वरूप लेगा उसकी चिंता अभी से ही सियासी दलों को यहाँ पर होने लगी है। इस संगठन में सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो प्रदेश के पूर्व विधायक हैं, चाहे बीजेपी से जुड़ा हो, चाहे कांग्रेस से या फिर निर्दलीय हो, वो सभी पूर्व विधायक एकजुट होने की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं।
3 दर्जन विधायक जो पूर्व में विधायक रहे हैं, अभी वर्तमान में पूर्व विधायक हैं, वो यहाँ पर एकजुट हो चुके हैं। उनकी तरफ से अपने संगठन बनाने का ऐलान बाकायदा यहाँ पर कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडू से उनकी मुलाकात यहाँ पर हुई है। उन्होंने संगठन की जो मांगे हैं उन मांग को लेकर उनसे बातचीत यहाँ पर करी है और सीधे तौर पर कहा है कि पूर्व विधायकों का एक संगठन अब तैयार हो रहा है जो राज्य के विकास में सहयोग देना चाहता है, लेकिन उसके पीछे की असल वजह क्या है उस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि जो विधायकों का संगठन तैयार हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है, इसलिए भी ये संगठन तैयार किया गया है। तो बिल्कुल इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि जितने पूर्व विधायक है, चाहे वो बीजेपी के रहे हों या कांग्रेस के हों, उनकी पूरी तरीके से उपेक्षा यहाँ पर हो रही है, क्योंकि किसी भी पूर्व विधायक को ना तो दायित्व दिए जा रहे हैं, ना ही उन्हें संगठन में कोई ऐसी बड़ी पदों पर उनको रखने का काम किया जा रहा है जिससे ये समझा जा सकता हो कि पार्टी उनका सम्मान यहाँ पर कर रही है, बल्कि उन्हें सीधे तौर पर पार्टी की जो मुख्य धारा है, पार्टी की जो मुख्य लाइन है, उस लाइन से अलग करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। यही वो उपेक्षा है जो अब इन पूर्व विधायकों को एकजुट करने का काम यहाँ पर कर रही है। आप ये कह सकते हैं कि अभी तक जो 30 से 35 पूर्व विधायक एकजुट हुए उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। आप पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का आप उसमें शामिल कर सकते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल का नाम उसमें बताया जा रहा है। बीजेपी के आप ये कह सकते हैं कि जो पूर्व विधायक है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जो राज्य मंत्री भी रहे हैं, आप पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत उसमें शामिल हो चुके हैं। तो सीधे तौर पर ये वो चेहरे हैं। जी बिल्कुल, बड़े चेहरे तो उसमें जुड़ गए हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि संगठन का फायदा कितना मिल पाता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को अपना पहला आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। तो सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के विजय नायर, अभिषेक बोयनपल्ली और बाकी के खिलाफ चार्जशीट को दाखिल कर लिया है। तो सीबीआई के विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल के समक्ष राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। तो सीबीआई के मुताबिक आरोप पत्र में 2 गिरफ्तार कारोबारी, एक समाचार चैनल का प्रमुख, हैदराबाद निवासी एक शराब कारोबारी, दिल्ली निवासी एक शराब वितरक और आबकारी विभाग के 2 अधिकारी शामिल हैं। तो दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में 7 आरोपी की जो चार्जशीट बनाकर दाखिल की गई है, तो सीबीआई ने ये पहला आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। तो आपके विजय नायर और अभिषेक का नाम इसमें शामिल रखा गया है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में यह आरोप पत्र अब दाखिल कर दिया गया है। तो 7 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। तो नितिन, 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, वहीं ये भी जानना चाहेंगे कि मनीष सिसोदिया का नाम इसमें शामिल नहीं है, कहा जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल शराब नीति मामले में सीबीआई की पहली जो चार्जशीट आज जारी करी है, तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम उसमें नहीं बताया जा रहा कि जो पहली चार्जशीट दायर हुई है तो उसमें मुख्यमंत्री जो है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम है उसमें नहीं है। लेकिन यहाँ पर जानकारी दी गई कि चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के आपके संचालक जो प्रमुख हैं उसका जो और सिसोदिया के बिल्कुल करीबी जो सहयोगी हैं विजय नायक उनका है, और हैदराबाद के व्यवसायिक जो अभिषेक हैं उनका नाम इसमें शामिल बताया जा रहा है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया का नाम इसके अंदर नहीं है तो उसको देखते हुए इसमें 7 लोगों के खिलाफ जो है चार्जशीट जारी की गई है। और साथ ही इसमें आपको बता दें कि एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को जब शराब नीति मामले में जो है इस पर घोटालों की जो बात चल रही थी, इनसे पूछताछ की गई थी, लेकिन उनके पास से भी बिल्कुल कुछ भी वो चीज़ें भी बरामद नहीं हो पाई थी। तो उसको देखते हुए आज को सीबीआई कोर्ट ने चार्जशीट जारी की है। जी नितिन, कहा जा रहा है ईडी भी अब चार्जशीट दाखिल करने वाली है, किन किन के नाम सामने आ रहे हैं इसको लेकर? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो है फिलहाल जो है 7 लोगों के नाम इसमें है। मैं एक तो अभिषेक और दूसरे जो उनके बिल्कुल मनीष सिसोदिया के जो करीबी है विजय नायक वो हैं, और 4 से 5 लोग और भी हैं। जिस तरीके से आज जो ईडी ने जो चार्जशीट इसमें जारी दाखिल किया तो इसमें जिस मनीष सिसोदिया का जो नाम इसमें बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया का नाम इसमें नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया से काफ़ी बार जो है पूछताछ की गई थी कि जिस तरीके जो है शराब नीति घोटाले मामले में, तो इसमें जो है 7 लोगों के नाम पर जो है चार्जशीट दाखिल की गई है, लेकिन मनीष सिसोदिया का नाम इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 2 आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। तो अब इसे 1 और 2 दिसंबर को होने वाले विशेष विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण बढ़ाकर 76% हो जाएगा। तो उन्होंने आगे बताया कि छत्तीसगढ़ लोकसभा सेवा
संशोधन अधिनियम और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधी संशोधन के संबंध में विधेयक को भी मंजूरी दी गई है। तो आज कैबिनेट बैठक हुई। भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। तो गुरुवार को ये कैबिनेट बैठक हुई थी और कई बड़े और अहम फैसले लिए गए थे इस दौरान। तो बैठक में आरक्षण विधेयक भी पास हुआ है। तो वही विशेष जो ये विधेयक है उसे पास कराया जाएगा विधानसभा सत्र में। तो वहीं पर कुल आरक्षण बढ़ाकर अब 76% कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में अगले महीने की 1 और 2 तारीख को विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। तो वहीं कहा जा रहा है कि इस बैठक में विशेष सत्र को लेकर कई अहम निर्णय भी लिए जा सकते हैं। तो गुरुवार को बघेल कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम आवास पर यह बैठक की गई। तो बैठक में आरक्षण विधेयक पास किया गया है। तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण बढ़ाकर 76% कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा संशोधन अधिनियम और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधी संशोधन के संबंध में विधेयकों को मंजूरी भी दी जाएगी। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मनोज, क्योंकि आज माफ कीजिए गुरुवार को बघेल कैबिनेट की बैठक हुई थी, किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है? जी, आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश की कैबिनेट बैठक में सबसे महत्वपूर्ण आरक्षण मुद्दे को लेकर मंजूरी हुई है। उसके साथ ही साथ 12 अन्य कई मुद्दों को लेकर ही मंजूरी हुई है। तो मनोज, क्योंकि कहा जा रहा था आदिवासी समाज जो आरक्षण है जिसपे पहले कटौती कर दी गई थी, उसको लेकर क्या कुछ इस बैठक में मतलब चर्चाएं हुई है? जी, आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को लेके काफी विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आनन फानन में कैबिनेट की बैठक बुलाई। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश 1 दिसंबर को विशेष सत्र विधानसभा का भी बुलाए हैं। तो मनोज, क्योंकि आदिवासी समाज आरक्षण को लेकर जो कटौती की गई थी, आपसे जानना चाहेंगे कितनी प्रतिशत तक इसमें कटौती की गई थी जिसके बाद विरोध शुरू हो गया था, और क्या कुछ मांग भी उठाई जा रही थी आदिवासियों की तरफ से? आदिवासी समाज चाहता है कि हमको 32% आरक्षण मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।